शुरू करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेसिकली एक अप्रोच है जो कि कॉस्टिंग अप्रोच है जो ओवरहेड की ट्रीटमेंट्स को एड्रेस करती है। ओवरहेड की ट्रीटमेंट्स को अगर देखा जाए तो ओवरहेड की ट्रीटमेंट को हम नॉर्मली क्या करते हैं, सबसे पहले तो ओवरहेड्स को जो है जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको डिवाइड करते हैं हम डायरेक्ट ओवरहेड, इनडायरेक्ट ओवरहेड। ठीक है, डायरेक्ट ओवरहेड तो वो ओवरहेड होते हैं जो कि पर यूनिट स्पेसिफाइड होते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे मटेरियल हो गया डायरेक्ट कॉस्ट है, लेबर है डायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, ओवरहेड्स जो है बेसिकली ओवरहेड्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चीजें आ जाती हैं। वो ओवरहेड जो कि एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्शन हो उनको हम डायरेक्ट ओवरहेड कहते हैं, और ऐसे ओवरहेड जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन को एट्रीब्यूटेबल ना हो और उनको प्रोडक्शन पे एलोकेट करने के लिए कोई रीजनेबल बेसिस देखनी पड़ती है हमें, जैसे एरिया है, फैक्ट्री एरिया है, मशीन आर है, लेबर आर है, बेसिस देखनी पड़ती है हमें उनको प्रोडक्शन पे एलोकेट करने के लिए। तो वो हमारे इनडायरेक्ट ओवरहेड्स होते हैं। तो इनडायरेक्ट ओवरहेड्स की ट्रीटमेंट में जो है कॉस्टिंग में हमें दो अप्रोच बताई गई है। एक अप्रोच कही गई कि मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई करें। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहती है कि आप कंट्रीब्यूशन निकालें पर यूनिट और फिर टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल के उसमें से ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड को माइनस कर दें। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये कहती है कि आप कोई रीजनेबल बेसिस देखें और रीजनेबल बेसिस पे आप प्रोडक्शन कॉस्ट को एलोकेट करें पहले, और फिर उसके बाद आप पर यूनिट ओवरहेड निकाल के उसको यूनिट कॉस्ट में शामिल कर दें। ठीक है, यानी कि एक ऐसी अप्रोच जो कि फिक्स कॉस्ट को पहले भी कहा था मैंने, बजटिंग पढ़ाते हुए कहा था, ये डिसीजन मेकिंग में बताया था कि एक ऐसी कॉस्टिंग अप्रोच जो कि फिक्स ओवरहेड को भी पर यूनिट कॉस्ट पे एब्जॉर्ब कर रही है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मॉडल कहलाती है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मॉडल में हम कर क्या रहे होते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मॉडल में हम कर रहे होते हैं कि हम कोई रीजनेबल बेसिस देखते हैं जिस बेसिस पे कॉस्ट एलोकेट हो सके, और उसके बाद उसको पर यूनिट एलोकेट निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे मशीन आ रहा है या लेबर आ रहा है, उसकी बेस पे हम कॉस्ट एलोकेट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि एक यूनिट बनाने में कितने आवर्स लग रहे हैं, और फिर उससे फर्दर डिवाइड करके हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं उस पर्टिकुलर ओवरहेड की। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कह लो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की एक अप्रोच है, एक ऐसी अप्रोच है जो कि प्रिसाइज स्टाइल में या मोर प्रिसाइज मैनर में जो है कॉस्ट को एलोकेट करने की कोशिश करती है। ये करती क्या है कि ये जो ओवरहेड्स है उनको इन विथ रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज एलोकेट करती है। यानी कि ये पहले ये देखती है कि प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज है कौन कौन सी, और कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि कम सिग्निफिकेंट है या इतनी इनसिग्निफिकेंट है कि उसको अवॉइड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो अटेम्प्ट करती है कि वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ऐसी बेस पे एलोकेट करे जो कि विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज उसको एलोकेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक ऐसी अप्रोच है जो कि प्रोडक्शन ओवरहेड से डील करते हुए ये देख रही होती है कि इसको किस तरह से एलोकेट या एब्जॉर्ब किया जाए कि वो इन अकॉर्डेंस विद सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज एलोकेट हो जाए, और एक मोर प्रिसाइज और स्पेसिफिक प्रोडक्शन कॉस्ट की डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, जब आप प्रोडक्शन में हैं तो इसका फायदा यही है ना कि जो नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज है जो कि सिग्निफिकेंट है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये बता रही होगी कि कोई एक्टिविटी नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी है उसमें पहले कॉस्ट लग रही थी, या ट्रेडिशनल मेथड में अगर उसमें कॉस्ट लग रही थी तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू वो नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटी अवॉइड की जा सकती है। ठीक है, तो इसका एक फायदा यही है कि ये इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज ओवरहेड्स को एलोकेट करती है, एब्जॉर्ब करती है, और ऐसी एक्टिविटीज जिनकी सिग्निफिकेंस कम हो
या वो इतनी ज्यादा इनसिग्निफिकेंट हो कि वो अवॉइड की जा सके, तो वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है कि हम वो एक्टिविटी अवॉइड करें या ना करें। ठीक है, तो इसका एक फायदा ये है कि ये नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज को मिनिमाइज या एलिमिनेट कर सकती है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में पहले पहले बताया कि ट्रेडिशनल मेथड क्या करता है। ट्रेडिशनल मेथड जो है वो ओवरहेड को स्प्लिट कर देता है वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड, और फिर फिक्स ओवरहेड को डिफरेंट सूटेबल बेसिस यूज करके प्रोडक्शन पे एब्जॉर्ब कर देता है। और वो बेसिस क्या हो सकती है, वो लेबर आवर्स हो सकते हैं, मशीन आवर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ डिलीवरीज हो सकती है, नंबर ऑफ डिस्पैच ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो बाय सीकिंग टू एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड इन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज, ये मोर प्रिसाइज और स्पेसिफिक कॉस्ट की डिटेल प्रोवाइड कर रही होती है। इट प्रोवाइड्स बराबर में डेथ हो गई किसी की, मोर स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज डिटेल ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, या प्रोडक्शन कॉस्ट, डिटेल ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रिसाइज। ठीक है, अच्छा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के स्टेप्स क्या होते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के मेजर स्टेप्स क्या है कि पहले तो आप वो एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करें जिन पे आपके ओवरहेड्स लग रहे हैं या जिनकी वजह से आपके ओवरहेड्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, जैसे मशीनिंग कॉस्ट है, डिस्पैचिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों की वजह से अगर आपके ओवरहेड्स एलोकेट हो रहे हैं तो आप पहले ये एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करें। उसके बाद आपके ये कहता है कि कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करें, यानी कि किस बेस पे कॉस्ट एलोकेट हो रही है, मशीन आवर्स पे एलोकेट हो रही है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे एलोकेट हो रही है, तो वो बेसिस आप आइडेंटिफाई करें, कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करें। उसके बाद कहता है कि आप कॉस्ट पूल क्रिएट करें, यानी कि टोटल कॉस्ट निकाल लें उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की। ठीक है, जैसे मशीन कॉस्ट है अगर, तो आप टोटल मशीन कॉस्ट निकाल लें। डिस्पैच कॉस्ट है तो टोटल डिस्पैच डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकाल लें। इस तरह आप कॉस्ट पूल बना लें। उस कॉस्ट पूल को बनाने के बाद आप एब्जॉर्प्शन रेट डिटरमिन करना है। एब्जॉर्प्शन रेट कैसे डिटरमिन करेंगे, आप कॉस्ट पूल को कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड कर देंगे और एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे जितनी एक्टिविटी लगी, यानी कि टोटल एक्टिविटीज में, टोटल प्रोडक्शन एक्टिविटीज में उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज का जितना प्रोपोर्शन है आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एब्जॉर्प्शन, आपने कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई कर लिए, आपने पहले तो एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की जिन पे कॉस्ट लग रही है, जिनकी वजह से कॉस्ट लग रही है। उसके बाद एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करने के बाद आपने कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई कर लिए कि किस बेसिस पे लग रही है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे लग रही है, मशीन आवर्स पे लग रही है, लेबर आवर्स पे लग रही है। ठीक है, तो यानी कि पेमेंट टर्म्स क्या है, यानी कि आप लेबर को किस टर्म में पे कर रहे हैं, उनको प्रोडक्शन यूनिट की बेस पे कर रहे हैं या पर आवर की बेस पे, उनके 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 रेट किस तरह से डिसाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो वो कॉस्ट ड्राइवर है। उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर्स को आप एड अप करके आप कॉस्ट पूल बना लेंगे, यानी कि अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं तो आप डिस्पैच डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे कि उसकी क्या कॉस्ट है, या अगर आप मशीन कॉस्ट निकाल रहे हैं तो टोटल मशीन कॉस्ट निकाल लेंगे कि प्रोडक्शन में टोटल मशीन कॉस्ट कितनी लग रही है। ये मतलब अगर इस तरह जब आप कॉस्ट पूल निकाल लेंगे और कॉस्ट ड्राइवर निकाल लेंगे तो उसके बाद आप कॉस्ट पूल को कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करके आप रेट निकाल लेंगे। ये बजट फिगर्स होती हैं। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है।
आपको बताया हुआ, और ये आवर्ली रेट लेबर को किस टर्म में पे हो रहा है, पर यूनिट पे हो रहा है या पर आवर पे हो रहा है, और अगर पर आवर दिया होगा तो फिर नंबर ऑफ यूनिट्स पर आवर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बताए होंगे, ताकि आप उसको कन्वर्ट करके लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकें। ठीक है, तो ये होगी। जब आप कॉस्ट पूल कॉस्ट ड्राइवर निकाल लेंगे तो आप फिर एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लें, कॉस्ट पूल को कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करके रेट निकाल लें, और फिर किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी की कॉस्ट निकालने के लिए उसकी टोटल कॉस्ट को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि अगर रिसीविंग कॉस्ट है तो टोटल रिसीविंग कॉस्ट को आप इसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की रिसीविंग कॉस्ट आ जाएगी। या अगर 3-4 प्रोडक्ट हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिसीविंग कॉस्ट क्या है या ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप जो है एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेंगे और फिर कैलकुलेट टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। यानी कि अगर आप 2 से 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इस तरह से किसी भी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड टोटल कॉस्ट क्या है, डिस्पैचिंग कॉस्ट क्या है, रिसीविंग कॉस्ट क्या है, उसको आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी टोटल ओवरहेड आ जाएंगे प्रोडक्ट वाइज। और फिर जब आपके पास टोटल ओवरहेड आ जाएंगे प्रोडक्ट वाइज, तो उनके नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके हर प्रोडक्ट का कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं आप। इस छठे स्टेप में आप हर प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल है, छोटी सी एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें कंपेयर करके बताया हुआ है कि ट्रेडिशनल मेथड में किस तरह और क्या कॉस्ट बन रही है, और अगर एबीसी अप्लाई करें तो फिर क्या कॉस्ट बनेगी, तो दोनों से करके बताया हुआ है। यूएनए मैन्युफैक्चरर ने 3 प्रोडक्ट बना रही है एबीसी, प्रोडक्शन रिलेटेड डाटा दिया हुआ है एक किसी स्पेसिफिक पीरियड का। प्रोडक्शन बताई गई है कि प्रोडक्शन जो है वो ए की 2000 यूनिट्स है, बी की 25,000 यूनिट्स है, सी की 2000 यूनिट्स है। इनके रेट्स बताए हुए हैं, सेलिंग प्राइस बताई हुई है कि पर यूनिट सेलिंग प्राइस इनकी 20 है सबकी। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बताई हुई है कि लेबर की जो है वो 5 लग रही है, सॉरी, मटेरियल कॉस्ट ए में 5 लग रही है, बी में 10 लग रही है, सी में 10 लग रही है। फिर लेबर आर पर यूनिट बताए हुए हैं कि ए में 2 आर लग रहे हैं, बी और सी में 1 आर लग रहा है लेबर का। ठीक है, उसके बाद ओवरहेड की डिटेल बताई हुई है और लेबर कॉस्ट पर आर बताई हुई है, ताकि आप इसको मल्टीप्लाई करके आप पर यूनिट जो है वो कॉस्ट निकाल लें लेबर की। ठीक है, लेबर्स के आर बताए हुए हैं और आवरली रेट बताया हुआ है। ठीक है, आर्स पर यूनिट बताए हुए हैं कि एक यूनिट बनाने में कितने आर्स लगते हैं और एक घंटे की क्या कॉस्ट लगती है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप एक यूनिट बनाने की लेबर कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो अगर आप इस तरह निकालेंगे तो ए की जो एक यूनिट बनाने की लेबर कॉस्ट होगी वो 1 आएगी, बी की 5 आएगी और सी की 5 आएगी। ठीक है, इस तरह आप कॉस्ट पर लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। उसके बाद ओवरहेड्स की डिटेल बताई गई कि ओवरहेड्स कितनी तरह के लग रहे हैं, वो बताया गया कि सेटअप कॉस्ट है 90,000 सेटअप कॉस्ट लगती है, रिसीविंग कॉस्ट टोटल 30,000 लगती है, डिस्पैच कॉस्ट आपकी 15,000 लगती है और मशीनिंग कॉस्ट आपकी 55,000 लग रही है। इस तरह टोटल ओवरहेड्स आपके लग रहे हैं 190,000। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट ड्राइवर की डिटेल बताई गई है कि मशीन आवर जो है पर यूनिट तीनों में 2-2 घंटे लग रहे हैं। नंबर ऑफ सेटअप्स कितने चाहिए होते हैं हर प्रोडक्ट को, तो ए में 10 सेटअप चाहिए होती है, यानी कि एक साइकिल होता है, बैच समझ लो कि एक बैच खत्म हुआ, एक बैच प्रोडक्शन की, फिर दूसरा सेटअप लगा, फिर थर्ड बैच लगा। तो नंबर ऑफ सेटअप्स या नंबर ऑफ साइकिल्स कितने होते हैं प्रोडक्शन, इस प्रोडक्शन को मीट करने 20,000 के प्रोडक्शन को मीट करने के लिए, तो ए में 10 सेटअप्स लगते हैं, बी में 13 सेटअप्स लगते हैं और सी में 2 सेटअप्स लगते हैं। नंबर ऑफ डिलीवरीज रिसीव्ड, ठीक है, यानी कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल मंगवाते होंगे तो उसकी डिलीवरी कॉस्ट क्या लगती है, तो कितनी बार हम ऑर्डर करते हैं और उसकी कॉस्ट क्या लगती है, तो बताई हुई है। कॉस्ट आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट ऊपर बताई हुई है, रिसीविंग की 30,000 टोटल कॉस्ट है। अब ए में कितनी रिसीविंग होती है, 10 टाइम्स होती है, बी में 10 टाइम्स होती है, सी में 2 टाइम्स होती है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इतना होता है। इसी तरह नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिस्पैच, यानी कि जब आप डिलीवरी कर रहे होते हैं कस्टमर्स को कर रहे होते हैं या रिटेलर्स को भेज रहे होते हैं,
उसमें ए में 20 डिलीवरीज लगती हैं, बी में 20 डिलीवरीज लगती हैं, सी में भी 20 डिलीवरीज लगती हैं। अब सवाल कह रहा है कि ट्रेडिशनल अप्रोच से भी जो आप है वो कॉस्ट पर यूनिट निकालें, और ट्रेडिशनल अप्रोच से जब आप कॉस्ट पर यूनिट निकालें तो उसमें आप जो एब्जॉर्प्शन की बेस यूज करेंगे वो बेस होगी लेबर आवर। ठीक है। अच्छा, ट्रेडिशनल अप्रोच से जब करने के लिए कह रहा है तो उसने सवाल में खुद बता दी बेस। ठीक है। जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में वो बेस नहीं बताएगा, बल्कि ये कहेगा कि आप ओवरहेड को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच यूज करते हुए एलोकेट करें और कॉस्ट पर यूनिट कंप्यूट करके बताएं। ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में उसने एब्जॉर्प्शन की बेसिस स्पेसिफाई नहीं की है। ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमें खुद पहले तो एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंस कौन सी एक्टिविटी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। फिर हर एक्टिविटी से रिलेटेड जो कॉस्ट है उसको रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन में तीनों प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तीनों प्रोडक्ट की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल लेंगे और फिर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके उनकी कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे। ठीक है। तो पहले तो इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से करते हैं और लेबर आवर्स के बेस पे एलोकेट करके एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं। ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच देखें तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, 190 आपके टोटल ओवरहेड थे। ठीक है। 190 आपकी टोटल ओवरहेड थे, आप इसमें एक्टिविटी नहीं देखते, आप टोटल देखते हैं। ठीक है। 190 में डिफरेंट एक्टिविटीज से रिलेटेड कॉस्ट क्या है वो यहाँ बताइए। ठीक है। ठीक है। तो जब आप ट्रेडिशनल अप्रोच यूज कर रहे हैं तो आप एक्टिविटीज में स्प्लिट नहीं कर रहे, आप डायरेक्टली टोटल ओवरहेड की फिगर उठाएंगे और इसका एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे टोटल प्रोडक्शन पे, और बेसिस क्या यूज करनी है आपने, लेबर आवर। ठीक है। तो अब आप ये पोर्शन देख लें, इसका 190 टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड है। ठीक है। अब आपने लेबर आवर यूज करने हैं तो यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 20, 25 और 2000। आवर्स कितने लग रहे हैं, एक यूनिट प्रोड्यूस करने में कितने आवर्स लग रहे हैं, एक ए में 2 आवर्स लग रहे हैं, बाकियों में एक एक आवर्स लग रहे हैं। तो टोटल आवर्स कितने लग रहे हैं आपके, टोटल आवर्स लग रहे हैं आपके प्रोडक्शन करने में 67,000 आवर्स। ठीक है। टोटल कॉस्ट को आपने टोटल आवर्स से डिवाइड करके आपने एक सिंगल एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया। ठीक है। नोट कर लिया आपने। ठीक है। आपने सिंगल एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया। अब इस एब्जॉर्प्शन रेट को यूज करके आप स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना लेंगे या कॉस्ट कार्ड बना लेंगे। ठीक है। आप पर यूनिट कॉस्ट ले लें हर चीज की। मटेरियल की आपकी पर यूनिट कॉस्ट सवाल में क्या दी हुई है, 5, 10, 10। ठीक है। तो आप मटेरियल कॉस्ट नोट डाउन कर लेंगे तीनों की, ए की 5 है, बी की 10 है, सी की 10 है। लेबर कॉस्ट क्या दी हुई है, लेबर कॉस्ट आवर्स बताए हुए थे और कॉस्ट पर आवर्स बताई हुई थी, तो हमने क्या निकाली थी, ए की 10, बी की 5, सी की 5। ठीक है। तो यही कॉस्ट हम यहाँ पे ले लेंगे, ए की 10, बी की 5, सी की 5। ठीक है। अच्छा, ओवरहेड पर आवर क्या एब्जॉर्ब हो रहे हैं, हमने एक सिंगल रेट निकाल लिया यहाँ पे 2.836 या 2.84 कह लें। ठीक है। ये पर आवर आ गए थे। अच्छा, ए प्रोड्यूस करने में कितने आवर्स लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है। हमने एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया था। अब हमने मटेरियल लेबर कॉस्ट पर यूनिट लेनी है। ठीक है। तो ओवरहेड हमने एब्जॉर्प्शन रेट निकाली है 2.836। अच्छा, ये पर आवर है, 2.836 पर आवर है। ठीक है। ए प्रोड्यूस करने में कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं। बी प्रोड्यूस करने में 1, सी प्रोड्यूस करने में 1। तो 2.86 को 2.836 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 5.67, उसको हम ले लेंगे।
इस तरह 1 इंटू 2.836, तो हमारे पास 2.836 या 2.84 क्या लेंगे आ जाएगी, और सी की भी सेम 2.84 आ जाएगी, इसमें भी 1 घंटा लगता है। इस तरह टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आ जाएगी, ए की 20.67, बी की 17.84, सी की भी 17.84, और इनकी सेलिंग प्राइस क्या है, तीनों की सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में ऊपर 20 दी हुई है, यहाँ पे तीनों की सेलिंग प्राइस 20 दी हुई है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस में से इस कॉस्ट को माइनस करके हम प्रॉफिट या लॉस पर यूनिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट या लॉस पर यूनिट निकाल लिया। अब इसको अगर नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर ले तो हम टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस भी निकाल सकते हैं तीनों प्रोडक्ट का। ए के प्रॉफिट या लॉस को 20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल लॉस आ जाएगा, ए में अमाउंट आ जाएगी उसकी, इसी तरह बी की अमाउंट आ जाएगी, इसी तरह सी की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो कर ले, मैंने यहाँ पे किया नहीं, इस पे छोड़ दिया मैंने यहाँ पे लाके। अच्छा, सेकंड अप्रोच क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करके आप कॉस्ट पर यूनिट निकालें, ठीक है, ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट निकालें। अच्छा, अब हम 190 लमसम नहीं लेंगे, बल्कि हम हर रिलेटेड एक्टिविटी की कॉस्ट को सेपरेटली लेंगे और उसको एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बेसिस क्या यूज करेंगे, बेसिस हम यूज करेंगे जो कि हमें यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। तो हम देखते हैं, यहीं पे देखते हैं, सेटअप कॉस्ट बताई हुई है 90,000, ठीक है, और नंबर ऑफ सेटअप्स यहाँ बताए हुए हैं, ठीक है। तो ए की सेटअप कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सेटअप कॉस्ट को, ए में कितने साइकिल यूज हो रहे हैं 10, और टोटल साइकिल्स कितने बन रहे हैं 10 + 13 + 2 25, सही है। इस प्रोपोर्शन में ए से रिलेटेड आपकी सेटअप कॉस्ट निकल आएगी, क्या आ रही है जरा बताएं, 90 36,000, ठीक है। इसी तरह बी की निकालने, टोटल सेटअप कॉस्ट को बी के नंबर ऑफ साइकिल से, नंबर ऑफ सेटअप से मल्टीप्लाई करें 13 से, और टोटल नंबर ऑफ सेटअप से डिवाइड कर दें 46,800, ठीक है। इसी तरह सी की निकाल लेंगे, 90,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, डिवाइड कर देंगे 25 से, 7,400 200, ठीक है। सोल्यूशन देख लेते हैं, सोल्यूशन में यही आ रहा है 36,000 46,000 7,000, ठीक है, यही बन रहा है। अच्छा, अब हम दूसरी कॉस्ट निकाल लेते हैं, रिसीविंग कॉस्ट है दूसरी, ठीक है। रिसीविंग कॉस्ट के लिए भी हम सेम चीज कर लेंगे, रिसीविंग कॉस्ट टोटल कितनी है 30,000 है, 30,000 टोटल रिसीविंग कॉस्ट है, नंबर ऑफ रिसीविंग्स 10 10 2, टोटल 22 है, ए से रिलेटेड 10 है, तो ए से रिलेटेड जो है उसको टोटल रिसीविंग से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 13,636, ठीक है। हमारे पास ए की आ गई, इसी तरह हम बी की निकाल लेंगे, 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से डिवाइड करेंगे, सेम आएगा, ठीक है। 13,636, इसी तरह सी की निकालेंगे हम, तो सी की निकालने के लिए
हम 30,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 22 से डिवाइड कर देंगे। 30,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2727। ठीक है, तो हमारे पास रिसीविंग क्या आ गई? 2727। इसको टोटल करेंगे तो ये 30,000 ही बन रहा होगा। ठीक है, नीचे देख लेते हैं रिसीविंग की क्या बन रही है हमारे पास। 13,636, 32,2727। ठीक है, हमने रिसीविंग की कॉस्ट को एलोकेट कर लिया। अब हम तीसरी देख लेते हैं। तीसरी क्या है? डिस्पैच कॉस्ट है। डिस्पैच कॉस्ट के साथ भी हम यही करेंगे कि टोटल कॉस्ट को डिस्पैच की जो बेसिस बताई हुई है उसके प्रोपोर्शन में एलोकेट कर देंगे। डिस्पैच बताया हुआ है हमें 20 20 20, तीनों का 20 है। तो तीनों में 5,000 एलोकेट हो जाएगी। अच्छा, ये वर्बली डिटर्मिनेबल है, इसको फिर मैं करता हूँ यहाँ पे, वहाँ पे चेक कर लेते हैं, वहाँ पे भी यही होगा। 15,000 को तीनों में इक्वल एलोकेट कर देंगे क्योंकि तीनों का प्रोपोर्शन सेम है। सिंपली इसको देख लेते हैं, डिस्पैच की कॉस्ट क्या आ रही है वहाँ पर। तीनों में 5,000 एलोकेट हुई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारी मशीनिंग कॉस्ट। मशीनिंग कॉस्ट टोटल कितनी है? 55,000। 55,000 को तीनों में एलोकेट करना है। फिफ्टी फाइव थाउजेंड को तीनों में एलोकेट करना है और मशीनिंग कॉस्ट में हम क्या करेंगे? इसको एलोकेट करने के लिए मशीन कॉस्ट पर यूनिट लेके उसको हम करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो मशीन से रिलेटेड डाटा दिया हुआ है, मशीन कॉस्ट से रिलेटेड, हमें नंबर ऑफ आवर्स बताए हुए थे 2 आवर्स 1 आवर्स 1 आवर्स। ठीक है, और हमें प्रोडक्शन बताई हुई है 20 25 2। ठीक है, तो इस तो अगर देखें तो हमारे पास 40,000 ए की हो जाएगी, 25,000 बी की हो जाएगी और 2,000 सी की हो जाएगी। इस तरह 67,000 हमारे पास टोटल हो जाएगी। 25,000 होगी ना, 1 आवर लग रहा है ए में। मशीन आवर सॉरी, मशीन आवर तीनों में 2 लग रहे हैं। ठीक है, तीनों में 2 लग रहे हैं तो हम, अच्छा फिर इसके लिए हम करते हैं कि हमें मशीन की कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए हमें क्या करना है? मशीन कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए मशीन कॉस्ट पर यूनिट देखेंगे। ठीक है, हम पर यूनिट एलोकेट कर रहे हैं ना, तो हमें यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, कॉस्ट पर मशीन आर निकालने के लिए हमने एब्जॉर्प्शन रेट क्या निकाला? 2.836। ठीक है, और तीनों की 2 दी हुई है, तो हम करेंगे कि टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे 20 इंटू 2 40,000, 25 इंटू 2 50,000 और 2 इंटू 2 4,000। तो टोटल आवर्स हमारे पास कितना आ गया? 40 50 94। अब इस प्रोपोर्शन में 55 को एलोकेट कर देंगे, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 94 मल्टीप्लाई बाय 55,000। क्या आंसर आ रहा है हमारे पास?
23,404, ठीक है। सेकंड निकालने 50 डिवाइड बाय 94 मल्टीप्लाई बाय 55, 29,255, और थर्ड आ जाएगी 55,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 94, 2340, ठीक है। नीचे देख लेते हैं, आगे हमने यही एलोकेट किया है, ये एलोकेट किया, ठीक है। तो तीनों की टोटल 190 बन गई टोटल कॉस्ट, ठीक है। सबकी टोटल ये बन रहा है, इस टोटल को ही हमने तीनों में एलोकेट किया है, तो टोटल 190 है। अब इस 90 का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ए की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो टोटल ओवरहेड जो है 78,041 बन रही है, बी की 94,692 बन रही है, सी की 17,268 बन रही है, ठीक है। अच्छा, ये तो वो कॉस्ट है जो कि 190,000 हमने एलोकेट कर ली, और फिर हमने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पे हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल के रुक गए। अगर हम चाहें तो हम प्रॉफिट स्टेटमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, यानी हम करेंगे ओवरहेड पर यूनिट आ गया हमारे पास, इसमें हम मटेरियल और लेबर पर यूनिट ऐड करें। मटेरियल हमारे पास क्या था 5, 10, 10, 5, 5, ठीक है। यानी अगर तीनों में देखें, इन शॉर्ट हम देखें तो मटेरियल और लेबर तीनों में 15 ही बन रहा है, ठीक है। एक की मटेरियल कॉस्ट 5 है तो लेबर कॉस्ट 10 है, एक की मटेरियल कॉस्ट 10 है तो लेबर कॉस्ट 5 है, इन टोटल तीनों का 15 ही बन रहा है, ठीक है। तो हम इसमें 15 ऐड कर देंगे तीनों में, 15 ऐड करके हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 18.9 बन जाएगी, इसमें 18.79 इसमें, और 15 और 8 23.63 इसमें बन जाएगी। सही है, सही टोटल हो रहा है, ठीक है। अब 20 में से इसको माइनस कर देंगे, 20 सेलिंग प्राइस थी तीनों की, तो 20 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस पर यूनिट आ जाएगा। 1.1 आ रहा है इसमें, इसमें 1.21 आ रहा होगा, और इसमें 1.37 आएगा, नहीं 2.37, 3.6 आ रहा है सी में, 3.63 आ रहा है, सही है, हाँ। 20 में से माइनस होगा तो 3.63 का लॉस आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हम इसको नंबर ऑफ यूनिट्स से मल्टीप्लाई करके टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस निकाल लेंगे तीनों का, ठीक है। अच्छा, ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी, इसी तरह के सवाल होते हैं ज़्यादातर, इसमें छोटे छोटे सवाल आते हैं। इसके बाद हम इसके बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेनिफिट्स ये हैं कि ये क्योंकि ओवरहेड्स को एलोकेट करने के लिए स्पेसिफिक और प्रिसाइज बेसिस देखनी होती है, और विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज कॉस्ट को एलोकेट करनी होती है, तो ये कॉस्टिंग के लिए और बजटिंग के लिए मोर प्रिसाइज और एक्यूरेट कॉस्ट की डिटेल प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। इसलिए इसका एक एडवांटेज ये है कि ये एक्यूरेट बजटिंग में हेल्प करता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक्यूरेट बजटिंग में हेल्प करती है। कैश फ्लो से रिलेटेड ये प्रिसाइज डिटेल प्रोवाइड करती है कि कहाँ किन किन एक्टिविटीज में आपके कैश ज़्यादा लग रहे हैं, किन किन एक्टिविटीज में कैश आपका कम लग रहा है या कैश आउटफ्लो या इनफ्लो कम है, और किन प्रोडक्ट से आपकी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, आपको ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, किन प्रोडक्ट से आपका रेवेन्यू कम आ रहा है। तो ये चीज़ें स्पेसिफिक स्टाइल में प्रोवाइड कर देता है, ये कॉस्ट का एक अच्छा ब्रेकडाउन प्रोवाइड कर देता है अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन, कि किन एक्टिविटीज में कंजम्पशन ज़्यादा है, किन एक्टिविटीज में कंजम्पशन कम है। इसी तरह अगर प्रोडक्शन सेल्स साइड देखी जाए तो सेल्स साइड में ये इस डाटा को बता रहा होता है कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल परफॉर्म कर रही है, या किस प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। इसी तरह एडवांटेज को देखें तो डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करती है ओवरहेड के डिसीजन लेने में। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्योंकि पैटर्न ऑफ यूटिलाइजेशन बता रही होती है,
ओवरहेड्स के। तो पैटर्न ऑफ यूटिलाइजेशन से हमें ये डिटरमिन करने में मदद मिलती है कि कौन सी एक्टिविटीज आपकी ज़्यादा नेसेसरी हैं, ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि नेसेसरी नहीं है या अनप्रोडक्टिव हैं और उनको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। तो जब इस तरह का पैटर्न ऑफ यूटिलाइजेशन बता रही होती है तो उस पैटर्न से हमें डिसीजन लेने में मदद मिलती है कि हम किस एक्टिविटी पे ज़्यादा कॉस्ट एलोकेट करें और किन एक्टिविटीज से कॉस्ट को बचाएं या सेव करें। ठीक है, फायदा इसका यही है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से कुछ एक्टिविटीज जो है वो अवॉइड हो सकती हैं और कुछ एक्टिविटीज एक्सेलरेट हो सकती हैं। यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जिनसे जिन पे कॉस्ट ज़्यादा लग रही है और वो अनअवॉइडेबल है, और उनको अगर हम ज़्यादा फोकस करके उन पे कॉस्ट लगाएं तो वो हमें अच्छा रिटर्न कमा के दे सकती हैं। तो उन पे हम जो है वो उन एक्टिविटीज़ को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, उन एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं। और ऐसी एक्टिविटीज़ जिन पे हमारी कॉस्ट लग तो रही है लेकिन इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट लग रही है और उससे कोई रिटर्न हमें कोई खास नहीं आ रहा, तो उनको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमें इस चीज़ में मदद देती है कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, जिन पे कॉस्ट की एलोकेशन हम रोक सकते हैं, और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमें एक्सेलरेट करना चाहिए ताकि हमारा रिटर्न बढ़े और उस पे फिर हम कॉस्ट ज़्यादा एलोकेट करके वो रिटर्न कैपिटलाइज करने की कोशिश करें। सेम गोज फॉर प्रोडक्शन या प्रोडक्ट्स। हम ऐसी प्रोडक्ट्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, और ऐसी प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है उन पे हम कॉस्ट की एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, और ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है, जो लॉस में चल रही हैं, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपकी प्राइसिंग में भी मदद देती है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में इस चीज का चांस रह जाता है कि आप कोई इनसिग्निफिकेंट एक्टिविटी बायपास कर जाएं या कॉस्ट में लेने से रह जाए ट्रेडिशनल अप्रोच में। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग उस चीज को या उस किसी भी कॉस्ट के अवॉइड होने के चांस को कम कर देती है, क्योंकि ये हर एक्टिविटीज को इन रिलेशन टू इट्स सिग्निफिकेंस कॉस्ट एलोकेट कर देती है, और उन कॉस्ट को टोटल करके ही हम जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं। तो इसमें इस चीज का चांस कम हो जाता है कि कोई कॉस्ट हमसे फोरगो हो जाए या इंक्लूड होने से रह जाए। इस तरह जो है प्रोडक्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तमाम प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज को कॉस्ट एलोकेट करके टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मेकअप कर रही होती है, और फिर जब टोटल कॉस्ट आ जाती है तो फिर उसको यूज करके जो भी मार्जिन रखना चाहती है प्रॉफिट का, वो मार्जिन रख के एक्यूरेट प्राइस डिटरमिन कर सकती है, या एक ऐसी प्राइस डिटरमिन कर सकती है जो कि मोस्ट सूटेबल प्राइस हो, ठीक है, उस प्रोडक्ट की जस्टिफाइबल हो और एक्यूरेट प्राइसिंग हो उसकी, यानी कि कॉस्ट को अच्छे तरीके से कवर कर रही हो और मुनासिब प्रॉफिट भी कमा के दे रही हो। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो प्राइसिंग में भी मदद देती है। इसकी अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए या डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स अप्रोच है। कॉम्प्लेक्स अप्रोच इस वजह से है कि इसमें प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज की कॉस्ट को इन रिलेशन टू एक्टिविटीज जो है वो एलोकेट करना होता है और मोर स्पेसिफिक रहना होता है। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें प्रोडक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज में कॉस्ट को असाइन करना होता है, तो उन एक्टिविटीज में कॉस्ट असाइन करना जो है या उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना और प्रिसाइजली आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज नॉर्मली साइक्लिक एक्टिविटी चल रही होती है, चेन एक्टिविटी होती है, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज को सेपरेट आउट करना या फेज आउट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रोसेस अगर साइक्लिक प्रोसेस है या सीक्वेंशियल प्रोसेस है या
ऐसा प्रोसेस है जो साइमल्टेनियसली जो है वो 2-3 ऑपरेशन एक साथ अप्लाई हो रहे हैं, तो उनमें फिर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को सेपरेट आउट करना, मोर प्रिसाइज स्टाइल में सेपरेट आउट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के मुकाबले में थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्लेक्स है, और नो मैटर ये प्रिसाइज ब्रेकडाउन तो प्रोवाइड करती है कॉस्ट का, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ ये भी नहीं कर सकती, कॉस्ट की डिटेल को 100% एक्यूरेसी के साथ जो है वो एलोकेट नहीं कर सकती। इसीलिए इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि ऑल्दो ये मोर प्रिसाइज और स्पेसिफिक होती है, लेकिन प्रिसाइज और स्पेसिफिक होने के बावजूद ये 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकती। ठीक है, तो ये इसके प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, कॉस्टली भी होती है क्योंकि आपको इसमें एक्सपर्टीज यूज करनी पड़ती है, समटाइम्स आपको जो है वो एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़ती है, या आपको स्पेसिफिक इंजीनियर्स की मदद लेनी पड़ेगी। अगर आपकी प्रोडक्शन है वहाँ पे आपको जो है वो एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़ेगी कि आप उसमें से हर कॉस्ट को, हर एक्टिविटी को प्रिसाइज स्टाइल में सेपरेट आउट कर सकें। ठीक है, इसलिए ये कॉस्टली अप्रोच भी है। तो ये इसके थोड़े से जो है वो प्रॉस एंड कॉन्स थे। छोटा सा टॉपिक था ये, एक ही सवाल मैंने करवाया है इसका। इसी तरह छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स और हैं जो कि मैं कोशिश करूँगा कल जो है कवर कर लूँ, एक एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग बना के आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, आज मुझे कहीं जाना था, इस वजह से मेरी आज की क्लास छोटी है, टॉपिक भी छोटा है, इसीलिए मैंने छोटा टॉपिक चूज किया था। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और इसके नोट्स में आपको अभी दे देता हूँ, कैश फ्लो के साथ ये भी दे देता हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह टारगेट कॉस्टिंग पढ़ेंगे या लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पढ़ेंगे, और कोशिश ये है कि एक मैं लाइव करवाऊंगा, एक आपको रिकॉर्डेड मिलेगा।